So, hello and welcome to the lecture for CA Foundation बिजनेस लॉ और लॉ में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 को। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर कंसिडरेशन वाले टॉपिक को कवर किया था पिछले 2 लेक्चर में, और उसके पिछले लेक्चर में एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, उसके लीगल रूल्स, रिवोकेशन और इन सबको हमने कवर किया था। कल के लेक्चर को एंड करने से पहले हमने इसको ब्रीफली डिस्कस किया था और मैंने बोला था ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके लिए होगा। कुछ इसमें ज़्यादा लॉ में एक वर्ड होता है जूरिस्प्रूडेंस, मतलब बहुत ज़्यादा एनालिसिस और ये सब कॉन्सेप्चुअली इसमें कुछ भी नहीं है, बिकॉज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम प्रोबेबली कवर करेंगे प्री कंसेंट को, बट उससे पहले एक बार कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट को फटाफट से यहाँ पे कवर कर लेते हैं। अब देखो सेक्शन 10 बता रहा था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 क्या बताता है? हु आर द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये देखो, ये सेक्शन 11 में लिखा है और इंस्टीट्यूट ने देखो आपके लिए कितना सिंपल कर दिया। इसीलिए बोलते हैं इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आप लोग को रेफर करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पर इस 3 चीज को यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है। नाउ जस्ट सी विच वन विल बी इजियर फॉर यू टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ये पहला वाला बॉक्स 2 लाइन का, या फिर ये बुलेट पॉइंट्स दूसरा वाला एनालिसिस वाला, ए और बी। ऑब्वियसली ये एनालिसिस वाला ये आपके लिए काफी इजी होगा, क्योंकि कितने अच्छे से लिखा हुआ है। अब आपको मैं बताता हूं, कल जैसे गौरव आपने भी पूछा था ना कि लॉ में कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर लिखना है, क्या करना है। आप मुझे बताओ ये कोई लॉ का लैंग्वेज है या ये एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है? तो आपका एग्जाम में आंसर इसी लैंग्वेज में होना चाहिए, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज एकदम। हैव यू हर्ड ऑफ द किस प्रिंसिपल? क्या आप लोगों को किस प्रिंसिपल के बारे में पता है? ओके, इट्स वेरी सिंपल। देखो, इसका मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इसको बोलते हैं किस प्रिंसिपल। और ये कोई मेरा इन्वेंट किया हुआ नहीं है, दिस इज अ स्टैंडर्ड टर्म, राइट। इसका क्या मतलब होता है? शॉर्ट एंड सिंपल का क्या रहेगा? शॉर्ट इज आपका आंसर होना चाहिए टू द पॉइंट, और सिंपल मतलब इट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल। मतलब आपके आंसर को पढ़ के ऐसा नहीं हो, एग्जामिनर ऐसा हो जाए कि भाई ये क्या लिखा, क्या है, कहना क्या चाहते हो। वो 3 इडियट्स में था ना मीम जो बना है, कहना क्या चाहते हो, वो नहीं होना चाहिए। और टू द पॉइंट आपको आंसर करना है। इसका मतलब वो वेल व्हाट इज द मैटर इज द दिल्ली में एयरपोर्ट पालम इज द, ये सब इज द करके आपको नहीं लिखना। सीधा टू द पॉइंट, जो भी मुद्दे की बात है उसको आप संक्षिप्त में लिख दो, बता दो, एकदम शॉर्ट में टू द पॉइंट आप वहां पे बताओ। जितना आपका आंसर टू द पॉइंट होगा और जितना इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। बट हाँ, बस याद रखना, सिंपल डज नॉट मीन कैजुअल। ये एक पॉइंट आप दिमाग में रखना। ऐसा नहीं कि आप वहां पे कैजुअल लैंग्वेज को यूज करो, बट सिंपल लैंग्वेज में आप वहां पर उसको समझाओगे तो चलेगा, राइट। आप देखो ये कितनी बार मैंने रिपीट किया आप लोगों के लिए। ओनली रीजन इज कि एग्जाम में जब आप जाओ और उससे पहले जब आप आंसर्स वगैरह को लिखो, तो यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट हाउ यू हैव टू अपीयर फॉर दिस। तो इसमें आप देखो, it says that every person is competent to the contract who is the age of majority according to the law to which he is subject to. Second, who is of the sound mind and is not disqualified from the law from contracting by any law to which he is subject to. तो basically 3 पॉइंट आ गए यहाँ पे। So every person is competent to contract. One, who has attained the age of majority. Second, a person who is of sound mind. And third, a person who is not disqualified from contracting by any law to which he is subject to. Simple सा word. एज ऑफ मेजोरिटी के लिए, तो इंडिया के अंदर एज ऑफ मेजोरिटी क्या है? इंडियन मेजोरिटी एक्ट है 1875। याद रखने का जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये लिख देना, इन इंडिया a person who is of 18 years of age and above is a major, and a person who is, right, less than of the age even by a day would be minor for the purpose of entering into the contract, and hence
A contract which is entered with the minor would be void ab initio. Okay? अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ. लेट्स से गौरव का बर्थडे है आज 15th जुलाई 2021. ये गौरव का बर्थडे है आज, और आज गौरव हो गया है 18 ईयर्स का. ओके, आप मेरे को बताना, मैं गौरव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूँ. ठीक है, मैं गौरव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट में कब एंटर कर रहा हूँ? ऑन 14th ऑफ जुलाई 2021. कितने बजे? 11:45. कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड और कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. वॉइड, एकदम ध्यान रखना. इमोशनल मत हो जाना कि सर देखो वो लगभग 18 का हो चुका है. ठीक है, 99 इज नॉट सेंचुरी. ओके, तो वो पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना. इट्स 11:45. अच्छा, अगर मैं 12:01 पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ, और वो भी कब? 15 जुलाई. वैलिड और वॉइड? वैलिड. ठीक है, अब आप ये मत पूछना सर टाइम कैसे पता चलेगा. देखो, आज की डेट में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स है, तो जब आप साइन करते हो तो वहां पे आवर, मिनट एंड इवन सेकेंड्स तक रिकॉर्ड हो जाता है. तो वहां पर 11:45 और कितने सेकेंड्स वो भी रिकॉर्ड हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए क्या हो जाएगा? वॉइड. सो दिस वन इज वॉइड. और आपको रीजन भी बताना होगा व्हाई दिस इज वॉइड. Because at the time of entering into the contract, one of the party to the contract, that is Gaurav, was a minor. And here, both the parties were major. Hence, this contract is going to be a valid one. बताइए, sorted? Okay. ये आ जाता है एक केस. अब ये मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष इंपॉर्टेंट केस है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए. कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा. नाउ, अगर एक छोटा बच्चा आपको उल्लू बना के चला जाए, तो मुझे बताओ, छोटा बच्चा शैतान है या आप बेवकूफ हो? सो आइडियली तो दोनों. आइडियली तो दोनों. छोटा बच्चा शैतान भी है क्योंकि आपको वो उल्लू बना के गया, राइट. बट लॉ क्या बोलेगा? बच्चे तो बच्चे हैं. ठीक है, बच्चों को साइड में रखो. आप तो बड़े हो, आप समझदार हो, आपको ध्यान रखना चाहिए था. आपने ध्यान क्यों नहीं रखा? अब आपने अगर ध्यान नहीं रखा तो आप भुगतो. आया समझ में गाइस? ये याद रहेगा. ठीक है, आपने एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और वो माइनर मुझे मुझे लगा के आपको बोलता है मैं तो मेजर हूं, और आप मान भी गए कि वो मेजर है, और उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. बाद में पता चलता है कि वो माइनर है, और आप बोलते हो चलो मेरे पैसे रिटर्न करो, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ऐसा है वैसा है ये वो. तो आपका कुछ भी नहीं चलेगा, अगर मगर सब साइड में हो जाएगा. क्योंकि लॉ क्या बोलेगा? जो जज है वो क्या बोलेगा? देखो यार, ये तो बच्चा है, आप समझदार थे, आपको सोचना चाहिए था. ठीक है, आपको वक़्त होनी चाहिए थी, आपको समझ होनी चाहिए थी. आप बेवकूफ़ हो, फंस गए तो फंस गए, अब कुछ नहीं हो सकता. बच्चे के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा और कोई उसको डांटेगा नहीं. चलो बच्चे, कोई बात नहीं, बाहर जाओ, कोर्ट से बाहर जाओ, और आपको दो चपेट पड़ेगा. आया समझ में? याद रहेगा ये वाला पॉइंट. इसको इतना ड्रामेटाइज करके मैंने इसलिए बताया बिकॉज ये केस एग्जाम के अंदर आता है, और कई बार बच्चे इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, हाउ कैन अ माइनर डू दिस एंड ऑल. अच्छा, खुद कभी ट्राई मत कर लेना. ठीक है, क्योंकि आप, कल मैंने प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशन समझाया था, तो आप एजेंट हो और आपके पेरेंट्स प्रिंसिपल है. ठीक है, तो कल को अगर आप कुछ कांड करके आओगे तो आप तो बोल दोगे मैं तो माइनर हूं, बट लॉ घुमाकर, मतलब कोई अच्छा लॉयर होगा तो वो आपके पेरेंट्स को यहाँ पर इन्वॉल्व करेगा और बोलेगा यू आर द एजेंट ऑफ योर parent, and therefore principal is liable for the action which is done by the agent. So agent can be minor, there is no problem, but principal is liable for all the acts which is done by the agent. Hence, irrespective whether agent is minor or major, principal तो liable होगा ही होगा. अरे आया समझ में? राइट, सो डोंट इवन ट्राई. ठीक है, तो कई बार बच्चे भावुक हो जाते. हम्म, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. देखो मैं आपको पूरा पॉइंट बताता हूँ. सी, माइनर को मैंने 1 लाख रुपया दिया. ठीक है, ये 1 लाख रुपए
माइनर के बैंक अकाउंट में पड़े हैं और मैं प्रूव कर दूं कि ये 1 लाख मेरा ही है, कैसे प्रूव करूंगा कि देखो इसके अकाउंट में एक ही क्रेडिट हुआ है और वो एक क्रेडिट क्या है, मेरा वाला 1 लाख रुपया, तो ये 1 लाख रुपया मैं रिकवर कर सकता हूं। लेकिन सपोज करो माइनर ने ये 1 लाख रुपए पूरे उड़ा दिए, तो मैं किसी भी तरीके से माइनर से ये 1 लाख रुपया रिटर्न नहीं ले सकता। ओके, ठीक। तो ये वाला पॉइंट है। तो बेसिकली रिकवरी करने के लिए मुझे प्रूफ करना पड़ेगा दैट दिस माइनर, द मनी विच दिस माइनर हैज इज माई मनी एंड देयरफॉर आई एम एंटाइटल्ड टू रिकवर दिस मनी। ठीक है, तो इसमें आप देखो अ माइनर इज, यस यस, हाँ करेक्ट, बैंक, हाँ बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उस चीज का तो मैं मना कर ही नहीं रहा। पॉइंट ये है माइनर के पास वो अगर पैसे ही नहीं है तो रिकवर कैसे करोगे? यू कैन नॉट हेल्ड अ माइनर लाइबल। हाँ उड़ा दिया, उड़ा दिया। सी आप माइनर को लाइबल नहीं ठहरा सकते। रिमेंबर मैंने बोला बच्चे पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई रिकवरी नहीं, कोई रिकवरी नहीं करेगा माइनर से। आप माइनर से रिकवर कर ही नहीं सकते। ओके, मैंने आपको बताया ना, आप ट्राई मत करना, बिकॉज प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप आ जाता है। मतलब बहुत ही स्मार्टली मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि ये जो माइनर है ये एजेंट है और उसका जो लीगल गार्जियन है या पेरेंट्स है वो यहाँ पर प्रिंसिपल है, एंड प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स विच इज डन बाय द एजेंट। तो कोई बात नहीं, आपसे रिकवर नहीं किया जाएगा, लेकिन पेरेंट्स से तो रिकवरी हो सकता है और फिर पेरेंट्स से रिकवरी होगा। ओके, आई गिव यू, इस पूरे मुद्दे पे ना काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले लेक्चर में कि कैसे माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो क्या रहता है। मतलब इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी कॉन्सेप्ट। ट्रिकी कॉन्सेप्ट मतलब एग्जामिनेशन आ रहा है आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इज वेरी वेरी सिंपल, बट इट इज ट्रिकी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर प्रैक्टिकल साइड। अगर आप देखो तो इट्स वेरी वेरी ट्रिकी कॉन्सेप्ट। तो माइनर के साथ इसीलिए जब कॉन्ट्रैक्ट करते तो बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ आपको करना पड़ता है। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, इट सेज दैट a minor borrowed rupees 20,000 from B as a security for the same, executed a mortgage in his favor. Now he became a major for few months later and filed a suit for the declaration that the mortgage executed by him during the minority was void and it should be cancelled. Now it was held that the mortgage by the minor was void and B was not entitled to repayment of the मनी। तो सिंपल पॉइंट मैंने आपको बताया क्यों, बिकॉज जब ये कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर किया गया था तब वो इंसान क्या था, माइनर था। तो जब माइनर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज void ab initio, hence it is not enforceable। इस कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? ये जो माइनर था ए जो ये माइनर था उसने 20,000 रुपए बोरो किए और बदले में क्या कर दिया, कुछ सामान उसके पास गिरवी रखवा दिया। ठीक है, और जब वो इंसान मेजर बन गया, ठीक है, तो उसने, जो माइनर था उसी ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि देखो ये बी के पास जो मेरा सामान गिरवी रखा हुआ है ये मुझे रिटर्न करवाओ। बी बोलता है ऐसे कैसे रिटर्न कराओ, 20,000 रुपए मैंने तुम्हें दिए, पहले इसका रीपेमेंट करो उसके बाद सामान मुझसे वापस ले जाना। तो माइनर जो है ए वो क्या बोलता है, बॉस ये जो मैंने आपके सामने सामान गिरवी रखवाया था ये तब रखवाया था जब मैं क्या था, माइनर था, राइट। और अगर मैं उस वक्त माइनर था और आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया तो आपकी गलती कुछ नहीं हो सकता। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज void ab initio और उसको सामान रिटर्न करना पड़ा। एंड इनफैक्ट यहाँ पे एक फर्दर पॉइंट और गया दैट बी वाज नॉट एंटाइटल्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ द मनी। आप बताइए, इज दिस क्लियर? ओके, फिर आप यहाँ पे देखो नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। अब रैटिफिकेशन का क्या मतलब होता है, अग्री कर देना। ठीक है, रैटिफिकेशन का मतलब होता है अग्री कर देना। अब अगर आपने एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड एब इनिशियो। अब वॉइड एब इनिशियो मतलब वो तो शुरू से ही गड़बड़ है या ना?
अगर वो शुरू से ही गड़बड़ है तो क्या बाद में आप उसको अग्री कर सकते हो, बाद में आप उसको ठीक कर सकते हो? आंसर इज नो. It's because a minor cannot ratify the agreement on attaining majority, as the original agreement is what? It is void ab initio, and void agreements can never be ratified. आप बताओ, is this clear? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है अ माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब आप माइनर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट अगर करते हो तो उसके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, जहां पर उसको सिर्फ फायदा फायदा है, लेकिन माइनर के ऊपर आप कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं डाल सकते. तो अभी किसी ने थोड़ी देर पहले बोला था कि सर वो माइनर को 1 लाख रुपए क्यों नहीं रिटर्न करने पड़ेंगे, उसने तो लिया है, उसने तो उड़ा दिया 1 लाख रुपया, तो क्यों नहीं रिटर्न करने पड़ेंगे? इसका सिंपल रीजन ये है दैट यू कैन नॉट होल्ड अ माइनर responsible, or you cannot hold a minor liable for any of the acts, right? However, minor can be the beneficiary. minor को फायदा पहुंचाया जा सकता है, लेकिन minor को नुकसान या उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आप नहीं डाल सकते कि तुम्हें ये पैसे देने ही पड़ेंगे, ये तो आपने बेनिफिट लिया तो यू विल हैव टू पे. व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ओनली. तो आप उसके ऊपर कैसे लायबिलिटी क्रिएट कर सकते हो? सी, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तभी तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है. यस और नो? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकते तो लीगल ऑब्लिगेशन का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा. क्लियर? राइट, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. So though a minor is not competent to contract, nothing in the Contract Act prevents him from making the other party bound to the minor. Thus, a promissory note duly executed in the favor of the minor is not void. मिला? तो अगर आपने कोई promissory note बनाया है जो किसके फेवर में है, एक माइनर के फेवर में है, वो void नहीं होगा and can be sued upon by him, because though he is incompetent to contract, but he can accept the बेनिफिट आउट ऑफ इट. तो यहाँ पर अगर वो प्रॉमिसरी नोट में उसको पैसे नहीं मिलते तो वो केस फाइल कर सकता है. और आप ये भी नहीं बोल सकते अरे तो माइनर है, ये कैसे केस फाइल कर सकता है? बिकॉज माइनर कैन बी बेनिफिशियरी टू द कॉन्ट्रैक्ट. सिमिलरली ये वाला पॉइंट आपने काफी बार अपने अकाउंट्स में भी देखा होगा, कहीं ना कहीं थ्योरी में वहां पर पढ़ा होगा कि एक माइनर जो है वो क्या सॉरी, क्या एक माइनर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? यस, अ माइनर कैन बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, लेकिन किसके लिए? ओनली फॉर द बेनिफिट्स. कल को अगर लॉसेस हो गए तो आप माइनर को ये नहीं बोल सकते चलो तुम्हारे प्रॉपर्टी से रिकवरी किया जाएगा. इट विल बी डन ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, एंड ऑल्सो यू नीड द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, सो दैट द माइनर कैन बिकम द पार्टनर इन दैट पार्टनरशिप फर्म. आप बताइए, इज दिस क्लियर? ओके, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. तो जो मैंने आपको बताया कि देखो यार, बच्चा है, उसने अगर ये बोल दिया कि मैं तो बच्चा नहीं हूं, मैं तो मेजर हूं, और फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, तो इट इज ओके. रूल ऑफ एस्टोपल याद है, हमने पिछले लेक्चर में ये पॉइंट पढ़ा था. रूल ऑफ एस्टोपल. सो रूल ऑफ एस्टोपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट द माइनर. ये आ रहा है समझ में? दिस रूल ऑफ एस्टोपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट द माइनर. मतलब एक अगर माइनर चाहे तो वो कभी भी अपना माइनॉरिटी को प्लीड कर सकता है. ही कैन बी, हाँ, मतलब अगर एक माइनर इंसान है वो मेजर की तरह बिहेव करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया और बाद में वो बोल सकता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो माइनर हूं और मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, तो ये वैलिड होगा. ओके, थैंक गॉड ये सब स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, नहीं तो आप लोग स्कूल में कैंटीन वालों की तो बजा डालोगे. करेक्ट. फिर देखिए ये आ जाता है लाइबिलिटी फॉर द नेसेसरीज. राइट, हाँ सर, जितने ये जितने बोल रहे हैं ना, लॉ लॉ हमेशा माइनर की बात सुनता है. बिल्कुल करेक्ट. अच्छा, आपके स्कूल में कैंटीन ही नहीं था? गजब, वेरी नाइस. कोई बात नहीं, बाहर किसी कैफे में पहले जाओगे, पिज्जा हट में जाओगे, ऑर्डर प्लेस करोगे, आराम से खा पी के जब वो पैसे मांगने को आएगा बोलेगा डूड डोंट यू नो इन इंडिया कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड ab initio. आई एम माइनर. आइडेंटिटी कार्ड और साथ में लेके जाओगे. एनीवे anyway, देखो ये वाला जो पॉइंट है लाइबिलिटी फॉर द नेसेसरीज, ये ध्यान रखना, दिस इज अगेन अन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ये आपका डील करता है सेक्शन 68 के साथ. सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. अब इसमें क्या पॉइंट आ रहा है? बेसिकली मैंने आपको बताया था ना क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट,
याद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट बताया था, ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट आ जाता है। हालांकि ये दोबारा से रिपीट होगा, बट एक बार आपको जस्ट मैं यहाँ पे ब्रीफ बता देता हूँ। अब ब्रीफ में आप देखो, एक एग्जाम्पल देखो और उससे आप इस चीज को समझ जाओगे। देर इज अ माइनर, ओके, इस माइनर को मैंने नेसेसिटी प्रोवाइड किया। अब नेसेसिटी क्या हो सकता है? नेसेसिटी कैन बी फूड, करेक्ट? नेसेसिटी कैन बी, लेट्स से, shelter. Necessity can be, let's say, clothes. Necessity can be education. ओके, कल को वो बोले नेसेसिटी अ यूएस ट्रिप, सो प्लीज सॉरी, वो नेसेसिटी में नहीं है, वो लग्जरी में है। अरे समझ में आया? वो बोले ना मेरे को तो डिज्नीलैंड घूम के आना है, तो वो तो मेरा नेसेसिटी है। ठीक है, साल में एक ट्रिप तो मेरे लिए जरूरी है, नेसेसिटी। बच्चे का ग्रोथ कैसे होगा? तो नहीं, वो नेसेसिटी नहीं है। नेसेसिटी में ये चीजें, मतलब जिसके बिना आप गुजारा नहीं कर सकते, जी नहीं सकते ना, इररेस्पेक्टिव आप बोलो कि मैं यूएस ट्रिप के बिना जी नहीं सकता, बट लॉ की नज़र में वो नेसेसिटी नहीं है, वो लग्जरी है। तो ये सब नेसेसिटीज है। मैंने उस माइनर को ये सारे नेसेसिटीज प्रोवाइड किए। ये नेसेसिटी का वैल्यू कितना है, मतलब उसको फूड, शेल्टर, क्लोथ्स और एजुकेशन जो मैंने दिया, जब वो माइनर था उसका वैल्यू हो गया लेट्स से 20 लाख रुपीस। मैंने 20 लाख रुपए का उसको वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, एंड ऑल इज नेसेसिटीज दैट आई हैव प्रोवाइडेड। ओके सर, आपको कैसे पता 20 लाख का क्या है? मेरे पास बिल है, उसको जब मैंने खाना खिलाया उसका बिल, जो उसको शेल्टर दिया उसका बिल, क्लोथिंग का बिल, एजुकेशन का बिल, सब बिल है मेरे पास प्रॉपर 20 लाख रुपए का। अब अचानक से मुझे पता चलता है कि इस माइनर के नाम पे, लेट्स प्रिज्यूम, कुछ प्रॉपर्टी है। इस माइनर के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी रखी हुई है, और उस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है? लेट्स से उस प्रॉपर्टी का वैल्यू है 1 करोड़। क्या इस 1 करोड़ रुपीस में से मैं अपने 20 लाख रुपए रिकवर कर सकता हूं? सो सेक्शन 68 यहां पे इंटरवीन करता है, और सेक्शन 68 बोलता है यस, इट कैन बी रिकवर्ड, इट कैन बी रिकवर्ड। बट ध्यान रखो, क्या मैं माइनर से रिकवर कर रहा हूं या माइनर के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उससे रिकवर कर रहा हूं? ठीक है, कल को ये प्रॉपर्टी अगर नहीं हो तो क्या मैं माइनर से रिकवर कर सकता हूं? ध्यान रखना। सो आई एम रिकवरिंग द अमाउंट of the necessities that I have provided to the minor only from the property which is in the favor of minor, and that too when the value of the property is greater than the benefits that I have provided. ठीक है, अब इसी में मैं आपको एक और सिचुएशन ऐड करके देता हूं और आप मुझे उसका आंसर करोगे, बताओगे। इस प्रॉपर्टी का वैल्यू है लेट्स से 5 लाख रुपीस। अब मुझे बताओ मैं कितना अमाउंट रिकवर कर सकता हूं? विल आई बी एबल टू 20 lakhs, or will I be able to recover 5 lakhs, or I'll be able to recover nothing? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 lakhs। अरे should be greater than मतलब if I have to recover 100% of the amount, if I have to recover 100% of my amount, यही अगर 50 लाख हो जाए तो मैं पूरा 20 लाख रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की ही वैल्यू 5 लाख है तो आई कैन नॉट से दैट आई वांट टू रिकवर एंटायर 20 लाख, देन आई कैन रिकवर ओनली अप टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। समझा? ये पॉइंट आया समझ में? तो नील तो नहीं रहेगा ये चीज। नील कब आंसर हो जाएगा? व्हेन आई से जो माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का वैल्यू है 0। अब मैं कितना रिकवर कर सकता हूं? बिल्कुल 0, नथिंग कैन बी रिकवर्ड। अरे बताओ जी, ये समझ में आया? देखो 3 सिचुएशंस हो सकते हैं, मैंने तीनों सिचुएशंस आपको बता दिए। आप बताइए, इज दिस क्लियर? सो हु इज लायबल? इज इट माइनर or it is the property of minor? Who is liable?
प्रॉपर्टी, तो आपको ये ध्यान रखना है, द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ओके, सॉरी, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, सो अब ये पॉइंट आ जाता है। नाउ इफ यू रीड दिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेल। सो इसमें क्या बताया हुआ है? द केस ऑफ नेसेसिटी सप्लाइड टू माइनर और टू एनी अदर पर्सन whom such minor is legally bound to support is governed by section 68, that is the quasi contract. Now a claim for the necessaries supplied to minor is enforceable by law, but the minor is not liable for any price that he may promise and never more than the value of the necessaries. There is no personal liability of the minor but only his property is liable. तो अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू है तो उतना रिकवर हो सकता है, नहीं तो नहीं। अब सेक्शन 68 में उसके प्रॉपर्टी से भी अगर आपको रिकवरी करना है तो आपको दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी। सो देर आर टू कंडीशंस विच नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। सबसे पहला क्या? दैट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द गुड्स रीजनेबली नेसेसरी टू सपोर्ट हिज स्टेशन इन द लाइफ। ओके, और उसके लेवल के हिसाब से। एंड देन माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दीज नेसेसरीज। तो माइनर के पास अगर ऑलरेडी ये सब नेसेसरीज थे और फिर भी आपने बोला नहीं नहीं मैं आपको सारे नेसेसरीज दूंगा, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आप रिकवरी नहीं कर पाओगे। और नेसेसरीज का क्या मतलब होता है ये भी यहाँ पर समझाया गया है। बिकॉज लॉ में अगर ये नेसेसरी को नहीं समझाया गया होता तो फिर मैं यूएस ट्रिप के पैसे भी रिकवर कर सकता था ये बोल के कि देखो उसके लिए तो ये नेसेसरी है। नेसेसरी का क्या मतलब होता है? नेसेसरी मींस दोज थिंग्स दैट आर एसेंशियली नीडेड बाय अ माइनर। दे कैन नॉट इंक्लूड, देखो, दे कैन नॉट इंक्लूड लग्जरीज और कॉस्टली और अननेसेसरी आर्टिकल्स। आप बताइए, इज दिस क्लियर? Necessaries extend to all such things at reasonable person would supply to an infant। ये देखो, ये ध्यान रखना, in that class of society to which the infant belongs to। Okay, now expenses on minors education, on funeral ceremonies come up within the scope of necessaries। See, we all know that during the COVID time so many people have lost their near and dear ones, right? हमने कई बार न्यूज़ में भी इस तरह से देखा था कि अनफॉर्चुनेटली कुछ माइनर बच्चे हैं, ठीक है, कुछ माइनर बच्चे हैं जो अभी बेसिकली स्कूल में है एंड दे हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, लाइक फादर मदर, दे हैव लॉस्ट देयर, नॉट अ पेरेंट, बोथ ऑफ देम। नाउ उनके फ्यूनरल के लिए अगर इस माइनर ने किसी से पैसे उधार लिए, राइट, तो उसको नेसेसरी के लिए ट्रीट किया जाएगा। इस माइनर ने अगर एडुकेशन के लिए किसी से पैसे उधार लिए तो उसको भी नेसेसरी ट्रीट किया जाएगा। एंड माइनर से तो रिकवर नहीं हो सकता, बट अगर इस माइनर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से आप इन दोनों चीज़ों का रिकवरी कर सकते हो। ठीक है, देखो आप एक चीज़ ध्यान रखना, सेक्शन 68 जो है उसका बेसिस क्या है, उसका लॉजिक क्या है, मतलब 68 से लेके 72 जो क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट है उसका बेसिक लॉजिक क्या है कि यार देखो, अगर किसी को आपने बेनिफिट प्रोवाइड किया है, ठीक है, नो वन शुड बी बेनिफिटेड एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर वही पॉइंट होता है कि सपोज करो माइनर के नाम पे 1 लाख या ना 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और अगर आपने उसको 20 लाख रुपए का कुछ गुड्स वगैरह प्रोवाइड किया, नेसेसिटीज प्रोवाइड करी, तो एक तरीके से आप देखो इस माइनर के पास कैपेसिटी है पैसा रिकवर करने का, मतलब पे करने का उसके पास कैपेसिटी है। उसके पास नहीं तो एटलीस्ट उसकी प्रॉपर्टी के पास है। तो डेफिनेटली जिस इंसान ने इसको नेसेसिटी प्रोवाइड किया, कम से कम उसको नुकसान तो मत पहुंचाओ, उसको उसके पैसे वापस कर दो। बट यस, अगर सपोज माइनर के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अगर नेसेसिटी प्रोवाइड कर भी दिया, आप एक अच्छे इंसान हो, उम्मीद मत रखो कि आपको उससे कुछ रिकवर वहां पर होगा,
तो आप माइनर को लायबल मत ठहरा देना कि चल तू बड़ा बन और पैसा रिकवर कर, ये सब कर, वो सब कर, ये सब नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? राइट, सिंपल सा पॉइंट। ओके, इनफैक्ट आप लोगों ने अक्षय कुमार की वो मूवी देखी है, दे दनादन? क्या बात कर रहे हो, ये मूवी आप लोगों ने नहीं देखी? कैसे लो, कैसे लोगो, जी सिनेमा पे कितनी बार आती है ना ऑफ लेट। पिछले 2 साल से तो मैंने घर पे टीवी ऑन ही नहीं किया है, बट दे दनादन बहुत बार देखा, और उससे पहले जी सिनेमा पे रेगुलरली आता था। राइट, चलो मैं आपको बताता हूँ, दे दनादन के अंदर एक सीन है, अगली बार आए मूवी तो ये देख लेना। रादर मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पे जाके शुरू के 15 मिनट की मूवी देख लेना, आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उसमें बेसिकली क्या होता है, अक्षय कुमार को शो किया गया है दैट ही इज सर्वेंट ऑफ दिस लेडी नेम्ड एज अर्चना पूरन सिंह। उसका रियल नाम अर्चना पूरन सिंह है, अब उसमें मेरे को नहीं पता क्या है। तो अर्चना पूरन सिंह अक्षय कुमार को बहुत ही मतलब गंदे तरीके से ट्रीट करती है। वो उसके घर के सारे काम करता है, खाना वगैरह बनाता है, उसका ड्राइवर भी है, सब कुछ काम करता है। और उसको जो कपड़े पहनने को दिए हुए हैं, वो भी सूट वूट जो दिया है उसका सब स्टिचेस वगैरह खुले हुए हैं, फटा हुआ है। वो बेचारा उसमें पता नहीं नाड़ा बांध के वो पैंट पहन रहा है। ठीक है। और अर्चना पूरन सिंह का एक कुत्ता भी है जिसका नाम है मूलचंद, और मूलचंद जी रादर। ठीक है। तो वो मूलचंद जी बेचारे अक्षय कुमार को बहुत बुली करता है, और अक्षय कुमार ने अगर कुछ बोल दिया तो बहुत इसकी पिटाई बिटाई थी, काफी इनह्यूमन तरीके से वहां पे रखा गया है। और उसके बदले में अक्षय कुमार को कोई सैलरी भी नहीं मिल रहा। राइट, जिन्होंने मूवी देखा वो इस चीज को अग्री करेंगे, ऐसा ही होता है। अब आप देखो, अब आप देखो, अगर अक्षय कुमार ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होता, खैर वो इंडिया में शॉर्ट नहीं किया गया है, बट अगर इंडिया में पढ़ा गया होता तो अक्षय कुमार ये पूरे ट्रैप में फंसता ही नहीं। वो इजीली अर्चना पूरन सिंह को बोलता, नहीं दूंगा तो कोई बात नहीं। अर्चना पूरन सिंह इससे इस तरह से काम क्यों करवाती, वो बोलती है तुम्हारे पापा ने मुझसे पैसे लिए थे, लोन लिए थे तुम्हारी पढ़ाई के लिए। ठीक है। अब तुम्हारे पापा तो नहीं रहे, लेकिन उनका लोन अभी भी है और वो तुम्हें उतारना है, और तुम्हें मेरे लिए ये सब काम फ्री में करते रहना पड़ेगा। आया आपको समझ में? सो बेसिकली ही इज रीपेइंग द लोन। अक्षय कुमार अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के जाए तो वो क्लियरली यहाँ पर क्या बोल सकता है, सी माई फादर हैड टेकन द लोन, नो डाउट, फॉर माई एडुकेशन, एब्सोल्युटली। सो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि वो जो पैसा है वो मेरे मेरे पे ही खर्च हुआ है। ठीक है, आई एम नॉट डिनाइंग टू दैट, बट this education falls into the category of necessity. Okay, and since this falls into the category of necessity, I am not liable to repay that loan until unless I have a property in my name which is equivalent to the benefits that you have provided. अरे समझा? इसके अलावा एक और डिफेंस यहाँ पे अक्षय कुमार ले सकता था, और वो क्या, कि आपने जो लोन दिया है वो मेरे प्रिंसिपल को दिया था। आई एम ओनली एजेंट, एजेंट कैनॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट्स विच इज डन बाय द प्रिंसिपल। उल्टा चलेगा, एजेंट प्रिंसिपल को बाउंड कर सकता है, बट प्रिंसिपल एजेंट को बाउंड नहीं कर सकता। अरे समझ में आया? तो मेरे फादर ने लोन लिया था, तो मेरे फादर ने अगर लोन लिया था तो वो रीपे करेंगे। अब अगर वो रीपे नहीं करके गए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपके लिए वो लॉस एंजलिस हो गया। अभी मेरे पीछे मत पड़ो हाथ धो के। आया? राइट। तो कई बार इस तरह से करके मूवीज को आप देखोगे तो आपको ऐसे लीगल आंसर्स काफी सारे मिलेंगे। मैं तो खैर वैसे भी बॉलीवुड मूवीज को डॉक्यूमेंट्री की तरह ही देखता हूँ ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढने के लिए। राइट। सो अल्टीमेटली यहाँ पर जो पूरा पॉइंट आता है वो क्या रहेगा, दैट आपने अगर कोई नेसेसिटी प्रोवाइड किया, बट इट शुड नॉट बी लग्जरी, अगर आपने कोई नेसेसिटी प्रोवाइड किया है तो दैट इज गोइंग टू बी अ amount which you have given to the minor that cannot be recovered, only the property can be held liable. Then contract by guardian, how far enforceable? अब ये देखो, आ गया दे दनादन वाला एक केस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। यहाँ पे देखो, दो माइनर्स अग्रीमेंट इज void, his guardian can under certain circumstances enter into a valid contract on minor's behalf। तो अक्षय कुमार के फादर ने उसके बिहाफ में एडुकेशन लोन लिया, बट वेयर द गार्जियन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द माइनर विच इज विद इन हिज कॉम्पिटेंस एंड विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, तो अक्षय कुमार की पढ़ाई के लिए लिया था, देयर विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच द माइनर कैन एनफोर्स। बट ध्यान रखना, यहाँ पे माइनर स्टिल कैन नॉट बी हेल्ड
लाइबल, गार्जियन लाइबल हो सकता है, माइनर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय द गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर आर नॉट वैलिड। सो द गार्जियन ऑफ अ माइनर हु हैज नो पावर, ये वाला पॉइंट देखना, द गार्जियन of the minor has no power to bind the minor by a contract for a purchase of immovable property। मतलब आपने बच्चे के नाम पे एक प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है। आई हैव अ 8 month old डॉटर, मैं उसके नाम पे घर खरीद लेता हूँ, और जो बिल्डर मेरे से पैसे मांगता है मैं बोलता हूँ यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ 8 month old गर्ल, और उसके साथ आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ना आपको पैसे मिलेंगे ना आपका प्रॉपर्टी रिकवर होगा। सो कैन नॉट बी डन, दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय अ सर्टिफाइड गार्जियन of a minor with the sanction of the court for the sale of minor's property may be enforceable by either party of the contract। तो मतलब माइनर के लीगल गार्जियन है, वो पैसे, रिमेंबर मैंने आपको एग्जांपल दिया, उस माइनर के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेच के कुछ रिकवरी करना है, तो हाँ वो रिकवरी हो सकता है, बट अदरवाइज ऐसा नहीं। पर वो भी किसके ऑर्डर पे, कोर्ट के ऑर्डर पे, वहां पे सैंक्शन से हो सकता है। इसके अलावा देयर कैन बी नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच विल बी डिमांडेड बाय द माइनर। इसके ऊपर बॉलीवुड में बहुत सारे केसेस बने, देर आर मेनी केसेस विच आर बीइंग मेड इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब इसमें क्या रहता है, देखो नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक ये, और आपको मैं एक और पॉइंट बताता हूँ, माइनर के ऊपर एक और केस आपको मिलेगा, वो भी बॉलीवुड के अंदर बहुत बार चलता है ये वाला, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके अंदर किस तरह से सिनेरियो रहता है, माइनर के साथ अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो एब्सोल्युटली वॉइड है। अब उससे आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो डिमांड ही नहीं कर सकते। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है कि आपने जैसा प्रॉमिस किया था वैसा का वैसा आप परफॉर्म करो। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? आपने जैसा परफॉर्मेंस का प्रॉमिस किया था, या आपने जो भी प्रॉमिस किया था, यू डू दैट, इसको बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जैसे मैंने लास्ट वीक आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं आप लोगों का बैच छोड़ दूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब अगर आप लोग कोर्ट में जाके केस फाइल करोगे तो आप केस किस चीज के लिए फाइल करोगे, आप बोलोगे मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा फीस का रिफंड नहीं चाहिए, बट आनंद सर ने फीस लेते वक्त हमें प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को पूरा फाउंडेशन का लॉ पढ़ाऊंगा। नाउ वी डिमांड अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दैट ही शुड डू व्हाट ही हैड प्रॉमिस्ड टू डू। अरे आया समझ में? टू डू व्हाट वाज प्रॉमिस्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो देखो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने से दो पॉइंट्स आते हैं। एक पॉइंट आपका क्या रहता है कि आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, और एक हो सकता है आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हो। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला पॉइंट आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मिस आलिया भट्ट, ठीक है। अभी बॉयज लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, ठीक है, और फोकस क्लास में रखना, ठीक है। अभी देखो मिस आलिया भट्ट, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, लेट्स से हर एज इज 17 years, और आई थिंक जब उनका वो मूवी आया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, दैट टाइम आई थिंक शी वाज माइनर ओनली, ठीक है। और ये एक्चुअल में मैं आपको केसेस बता रहा हूँ, नॉट विथ आलिया भट्ट, बट बहुत सारे बॉलीवुड में ऐसे माइनर एक्टर और एक्ट्रेस के साथ ऐसा हुआ है। तो आलिया भट्ट जब 17 साल की थी तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, लेट्स से करण जौहर के साथ, ठीक है। तो करण अंकल के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, और करण अंकल को क्या बोला दैट नेक्स्ट 5 years, सी करण जौहर हैड लॉन्च्ड आलिया भट्ट, तो करण जौहर के साथ उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आलिया भट्ट ने, दैट फॉर द नेक्स्ट 5 years, 2012 में आया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, सो 2012 से लेके 2017 तक, नेक्स्ट 5 years, आलिया भट्ट इज नॉट गोइंग टू एक्ट इन एनी अदर मूवी विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड और डायरेक्टेड बाय करण जौहर। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको गाइस? सिचुएशन समझ में आ गया? आलिया भट्ट 17 साल की थी, और उन्होंने करण जौहर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, और क्या बोला कि अगले 5 साल तक वो किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ मूवी नहीं करेगी, किसी और डायरेक्टर के मूवी पे वो नहीं जाएगी, और
जो भी मूवीज होगा वो करण जौहर के कंसेंट के साथ होगा, जो भी मूवीज करण जौहर बताएगा वही वही, और जो जो ये प्रोड्यूस करेगा या जो भी धर्मा प्रोडक्शंस मूवी बनाएगा वो खाली उन्हीं उन्हीं मूवीज के अंदर एक्ट करेंगे। ओके, अब लेट्स से 2015, 2015 में आलिया भट्ट का एज कितना हो गया? शी इज नाउ 20 ईयर्स ऑफ, और आलिया भट्ट को एक हॉलीवुड मूवी मिल गया। लेट्स से उनको विन डीजल ने बोला फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर इनको उस फ्रेंचाइजी में एक्टिंग करना है। अब मुझे बताओ, क्या आलिया भट्ट ऐसे अपॉर्चुनिटी को छोड़ेंगी? आंसर इज नो। वो बोलेंगे यार इतना अच्छा हॉलीवुड प्रोजेक्ट में मेरे को रोल मिल रहा है, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू एक्ट इन दिस मूवी। द मोमेंट शी इज गोइंग टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट विथ विन डीजल फॉर फास्ट एंड फ्यूरियस, करण जौहर अचानक से आएगा और कॉफी की कप हाथ में लेके और कैसे बोलेगा, ओ माय गॉड आलिया, व्हाट आर यू डूइंग, यू हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ मी फॉर द नेक्स्ट 5 years दैट यू आर नॉट गोइंग टू एक्ट इन एनी अदर मूवी, and what are you doing, this is breach of contract, I will take you to the court and I'll demand for the specific performance, you promised that you will not sign contract for any other production house and you're doing this, I will demand specific performance। सिनेरियो समझ में आया? अब अगर करण जौहर इस तरह से करेगा तो कोर्ट उसको क्या बोलेगा, ये चल बे चल, तू कॉफी पी जाके अपने वो शाहरुख खान के साथ, राइट? माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था ना तूने, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ही भूल जा। बताओ, क्लियर? और ये बाकायदा होता है, बहुत सारे ऐसे चाइल्ड एक्टर एक्ट्रेस को मूवीज में लॉन्च वगैरह किया जाता है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर देते हैं, और बाद में फिर जब वो कहीं और एक्टिंग करते हैं या कुछ ऐसा होता है तो एग्जैक्टली यही वाला पॉइंट उनके साथ इन्वोक किया जाता है कि ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है ये वैलिड नहीं होगा। ओके, अब ये आई एम वेरी श्योर ये एग्जाम्पल आप नहीं भूलोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नो इंसॉल्वेंसी। क्या एक माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? आंसर इज नो। क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई इंसॉल्वेंट तो तब होगा ना व्हेन द पर्सन विल बी अनेबल टू पे द डेट। आज अगर मैं बोलूं कि मैंने बहुत सारे लोगों से उधार लिया है और मैं उन उधारों को रीपे नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है इतने पैसे कि मैं उन उधार को रीपे कर सकूं, तो आप क्या बोलोगे, अरे सर आपका तो दिवालिया निकल गया, यू आर अ इंसॉल्वेंट पर्सन नाउ। पर अगर मैं किसी को पे करने के लिए लायबल ही नहीं हूं तो इंसॉल्वेंसी का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा। यस और नो? सो यहां पर वही वाला पॉइंट आता है दैट अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। व्हाई? बिकॉज माइनर कैन नॉट बी made liable to make the payments. Why the minor will not be liable to make the payments? Because minor is not liable to enter into the contract. Now if minor cannot enter into contract, there will be no obligation on the minor. If there will be no obligation on the minor, then minor can never be called as insolvent. Okay, पार्टनरशिप के लिए पॉइंट आता है कि माइनर को आप बेनिफिट के लिए लेके आ सकते हो। माइनर कैन बी एजेंट, ये वाला पॉइंट था जो मैंने आपको बताया था, सोच समझ के पिज्जा हट में जाकर पिज्जा खाना और फिर ये बोलना कि मैं तो माइनर हूं, बिकॉज माइनर कैन बी द एजेंट। आप बताइए ये क्लियर हुआ? राइट right? इसके अलावा माइनर कैन नॉट बाइंड द पेरेंट और गार्जियन। अब इन दोनों से रिलेटेड मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, इसमें क्या रहता है। इसमें सिनेरियो ऐसा रहेगा, आई वॉज इन हॉस्टल। ओके, मैं स्कूल में जब था तो मुझे 3 साल हॉस्टल में डाल दिया था। अब जब मेरे को हॉस्टल में डाला तो हॉस्टल के सामने एक ग्रोसरी स्टोर था। ग्रोसरी स्टोर मतलब आज की डेट में जैसा फैंसी जैसा नहीं, बट एक बेसिक सा स्टोर था जिसमें चॉकलेट, बिस्किट्स, केक ये सब पूरा मिल जाता है वहाँ पे। तो जब मुझे मेरे पापा ने हॉस्टल में एडमिशन करवाया तो वो ग्रोसरी स्टोर वाले अंकल को 5,000 रुपीज़ एडवांस में दिया, और 6 6 महीने का टर्म होता था, मतलब 6 महीने बाद हमें घर जाने को मिलता था 1 महीने के लिए, फिर वापस मतलब हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, 1 महीने के लिए घर जाओ, फिर वापस से आओ और फाइनल एग्जाम दो 6 महीने बाद, और फिर घर जाओ 1 महीने के लिए। तो इस तरह से सिनेरियो था। तो बेसिकली पेरेंट्स अगर मिलने के लिए आएंगे तो वो इन बिटवीन अगर आ रहे तो आ रहे, अदरवाइज 6 मंथ्स तक तो बाय डिफॉल्ट मुझे हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप यहाँ पर सिनेरियो देखो, उस ग्रोसरी स्टोर वाले अंकल को मेरे पापा ने 5,000 रुपीज दे दिया और बोला कि आनंद को अगर कुछ ज़रूरत पड़े कि हॉस्टल में रह रहा है
हो सकता है खाना वगैरह बराबर टेस्ट नहीं समझ में आए, या अदरवाइज ऑल्सो हॉस्टल में तो टाइम टू टाइम खाना मिलेगा। ऐसा नहीं कि जब मन भूख लगा खाना दो, आज मन नहीं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता। तो हो सकता है इसको कोई ऐसा बिस्किट केक और इन सब का जरूरत पड़े तो आप इसको प्लीज दे देना। अब मेरे फादर ने 5,000 रुपीज दिया था और बोला 6 महीने में मेरा बच्चा कितना खाएगा। ठीक है, अभी 5,000 आज के हिसाब से नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट 97-98। मेरे पापा 3 महीने बाद आए और मैंने 15,000 का बिल बना दिया था, क्योंकि मैं सिर्फ बिस्किट केक चॉकलेट यही खा रहा था। नाउ क्या मेरे फादर ये बोल सकते हैं कि ये बैलेंस 10,000 में पे नहीं करूंगा? वाई? पर कंज्यूम किसने किया? मैंने किया ना, माइनर ने। माई एजेंट यहां पर आया। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? बिकॉज व्हेन आई वाज कंज्यूमिंग दिस, माय फादर हैड एक्सप्रेसली टोल्ड दैट अंकल दैट इसको कुछ भी हो तो आप सामान सप्लाई कर देना, मैं पेमेंट कर दूंगा इसका। ओके, नाउ ऑन द अदर हैंड एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर मेरे फादर ने उन अंकल से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता, और वो 5,000 रुपीज का एडवांस वगैरह नहीं दिया होता, और सपोज करो उन अंकल को जाकर मैं बोल देता, अंकल आप मेरे को ना चॉकलेट केक और बिस्किट्स ये सब प्लीज आप सप्लाई करते जाओ, मेरे पापा आएंगे ना वो पूरा का पूरा बिल पे कर देंगे। और फिर मेरे पापा आते और वो ये बोलते, मुझे क्या पता आपने 15,000 का बिस्किट सप्लाई किया है नहीं किया है। हो सकता है आप यहाँ पे जबरदस्ती बिल बना बना के बोल रहे हो ये तो बच्चा है, मैं पे नहीं करूंगा, आपने मुझसे पूछ के सप्लाई किया था। क्या ऐसा मेरे फादर अब बोल सकते हैं? तो सेकंड केस में आंसर हो जाएगा यस, एंड ही मे नॉट पे। व्हाई? बिकॉज आई वॉज नॉट एक्टिंग एज द एजेंट ऑफ माई पेरेंट। अरे बताओ जी, ये क्लियर हुआ? राइट आपको सिनेरियो देखना पड़ेगा, आपको ये सिनेरियो सी, वो अलग एग्जाम्पल था, दो अलग अलग सिचुएशंस मैंने दिए थे। जो फर्स्ट वाला केस मैंने आपको दिया था दैट वाज द रियलिटी। मेरे फादर ने एक्चुअल में ऐसे एक दुकान में 5,000 रुपीज दिया था और वो एक्चुअल में 15,000 का बिल मैंने बना दिया था। राइट, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं अगर मेरे फादर ने, चलो उन शॉप को छोड़ो, दूसरे किसी शॉप में जाके मैं बोला अभी बिस्किट केक और चॉकलेट खा के मैं धाप गया हूँ, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, और मैं कैफ़े में जाके वहाँ पे पिज़्ज़ा खाता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ अंकल देखो मैं इस हॉस्टल में रहता हूँ, ठीक है, और नामी हॉस्टल है यहाँ का, और कल को जब मेरे पेरेंट्स आएंगे मेरे को 6 महीने बाद हाफ ईयरली एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद में, तो जब मेरे पेरेंट्स मेरे को लेने के लिए आएंगे मैं आपको आपके जो भी पिज़्ज़ा का बिल होगा वो सप्लाई कर दूंगा। आप मुझे बताओ तब उस केस में क्या वो पिज़्ज़ा वाले को मेरे फादर लाइबल है पे करने को? आंसर इज नो। अरे ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? तो आपको ये सारा पॉइंट सिचुएशन टू सिचुएशन बेसिस पे देखकर रखना होगा। तो आप एकेडमिक पर्पस के लिए क्या याद रखोगे? सिंपल सा पॉइंट, व्हेन द माइनर इज एक्टिंग एज द एजेंट फॉर द मेजर गार्जियन और फॉर द पेरेंट, then in that case the parent or the guardian will be liable, otherwise they will not be liable। बोलो जी, ये क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट आ जाता है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट आप जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसमें एक माइनर भी है, सपोज मैं और गौरव हम दोनों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ। आप मुझे बताओ, गौरव बीइंग अ माइनर कैन ही बी हेल्ड लाइबल? आंसर इज नो, थंब रूल सेम रहेगा। बट कैन ही डिमांड द बेनिफिट्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट? आंसर इज यस। तो सिंपल पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है श्योरिटी फॉर अ माइनर। श्योरिटी फॉर अ माइनर क्या होता है? सेम वो एग्जाम्पल लो, वो पिज्जा वाला, हॉस्टल में वो पिज्जा वाला। सपोज मेरे हॉस्टल का जो वार्डन है वो श्योरिटी बन जाता है। श्योरिटी का क्या मतलब होता है? वो एक तरीके से गारंटी देता है, बोला हाँ मैं इसके फादर को जानता हूँ, हमारे हॉस्टल में ही रहता है, ये बच्चा हमारे हॉस्टल में ही रह रहा है, स्कूल में ही पढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सप्लाई कर दो, इसके पेरेंट्स आएंगे तो मैं उनको आपसे मिलवा दूंगा। नाउ इन दैट केस अगर मेरे फादर को, मतलब जो ये हॉस्टल के वार्डन है, वो उन अंकल से नहीं मिलवाते, तो क्या वो वार्डन से पैसा रिकवर किया जा सकता है? आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज ही हैड गिवन द गारंटी फॉर अ माइनर। अरे समझ में आया? ही हैड गिवन द गारंटी, उन्होंने बोला था मैं आपको आनंद के फादर से मिलवा दूंगा। अब आपने आनंद के फादर को नहीं मिलवाया
तो फिर वो पिज्जा वाला तो किससे रिकवरी करेगा? मेरे हॉस्टल वार्डन से रिकवर करेगा। और वो ये भी नहीं बोल सकते कि भाई तुमने पिज्जा आनंद को खिलाया था, उसने मेरे को एक स्लाइस भी पिज्जा का आज तक कभी नहीं दिया, मैं कई को अब उसका पेमेंट करूं? तो यहां पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा बिकॉज यू एक्टेड इन फेवर। ओके, लाइक द श्योरिटी। माइनर एज अ शेयर होल्डर। नाउ शेयर होल्डर और कंपनी क्या रिलेशन है दोनों का? मैंने आपको पहले भी बताया था, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो? प्रोस्पेक्टस इज इन्विटेशन टू कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद में शेयर एप्लीकेंट इज अ ऑफर, एंड जब शेयर्स अलॉट होते हैं तो वो आपके लिए क्या बन जाता है? दैट इज अ बेसिकली अग्रीमेंट विच इज एक्सेप्टेड, वो अग्रीमेंट बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। नाउ कैन अ माइनर बिकम द शेयर होल्डर? आंसर इज नो। Why a minor cannot become the shareholder? It's because minor cannot enter into the contract only. लेकिन अगर आप एक फुल्ली पेड अप शेयर माइनर को दो तो क्या माइनर फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? आंसर इज यस। एक फुल्ली पेड अप शेयर है देन देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन वो खुद नहीं खरीद सकता। सपोज ट्रांसमिशन हो गया, वो शेयर उसको किसी ने गिफ्ट कर दिया, तो यहां पर वो क्या हो जाएगा आपके लिए? वैलिड हो जाएगा। सो माइनर एज अ शेयर होल्डर, technically a minor is not competent to enter into contract, so minor cannot be the shareholder, but he can become the owner of the share through transfer or transmission, but that too of a fully paid up share. Partly paid up share आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो टॉट, क्या ये टर्म मैंने आपको पहले बताया था? टॉट, आई थिंक यस, किसी ने मेरे को पूछा था सर केस अगर फाइल कर नहीं करने का कॉन्ट्रैक्ट करे या वैसा, तो वो तो सर गलत हो जाता है, ये किसी ने डिस्कस किया था मेरे से। तो देखो टॉर्ट उस वक्त मैंने आपको बताया था, टॉर्ट का क्या मतलब होता है? सिविल रॉन्ग, ठीक है? तो सिविल रॉन्ग के लिए लायबल होगा, माइनर फिर भी लायबल होगा। अ क्लासिक एग्जांपल, आप अपने सोसाइटी के अंदर किसी की गाड़ी का शीशा फोड़ दो, तो आप बाद में ये नहीं बोल सकते मैं तो माइनर हूं, मैं लायबल नहीं हूं। आया समझ में? ठीक है, किसी के गाड़ी का टायर पंचर कर दो आप और फिर बोलो मैं तो माइनर हूं, आप कुछ नहीं कर सकते मेरा, तो फिर यहाँ पे कानून क्या बोलेगा? नो। अगर आप सिविल रॉन्ग कर रहे हो तो यहाँ पर माइनर लायबल होगा। ओके, सो ये एक आपका क्वेश्चन है। अब ध्यान रखना इससे रिलेटेड प्रिंसिपल से रिकवर होगा या फिर टेक्निकली आप अगर बताओ तो एनी वे, अगर सपोज प्रिंसिपल वहां पे पेमेंट करने को मना करे तो फिर वो माइनर से रिकवर किया जाएगा व्हेन द माइनर विल बिकम मेजर और एज द केस में बी, बट माइनर विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट लॉस। ओके, ये ध्यान रखना। एग्जाम में हो सकता है ये आपको 7 मार्क का क्वेश्चन मिल जाए। एक्सप्लेन द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एंटर्ड विद द माइनर, तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे 10 पॉइंट याद रखने होंगे जो आप एग्जाम में लिखोगे। ओके गाइस, क्लियर? अगर 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आप सारे पॉइंट्स को वहां पर लिखोगे। हाँ, यू नीड नॉट एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल। अगर आप 15 के 15 पॉइंट्स वहां पे लिख रहे हो, यू नीड नॉट एक्सप्लेन एवरी पॉइंट इन डिटेल। दो दो तीन तीन लाइन में भी अगर आप समझा दोगे तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। ओके, बट एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर। फिर आ जाता है पर्सन ऑफ साउंड माइंड। तो साउंड माइंड वाला मैंने कल आप लोगों को वो एग्जाम्पल दिया था। A person of sound mind means a person who is capable to enter into the contract, who is in a capacity to understand the contract, ठीक है? तो in that case that person will be held liable, but अगर वो unsound mind का था तो आप उसको liable नहीं कर सकते। अब इसमें कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, एक इंसान है जो नॉर्मली तो पागल रहता है, पागल इन द सेंस अनसाउंड माइंड, मतलब वो वाला पागल नहीं कि मैं पागल पागल सा रहता हूं, ठीक है? यहां पर वो पॉइंट है दैट पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब नहीं होता, उसको होश वगैरह नहीं रहता। लेट्स से वो दिन में दारू पीता है और 18 घंटे बेवड़ा रहता है, खाली 6 घंटा वो नॉर्मल साउंड रहता है, बाकी 18 घंटे वो बेवड़ा पी के या तो सोया हुआ रहेगा या फिर इधर उधर घूमता रहेगा ना। जब वो 18 घंटे बेवड़े वाले हालत में रहता है, उस समय अगर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। लेकिन जब वो 6 घंटे नॉर्मल रहता है उस समय अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड। आप बताओ, डज दिस सेंटेंस मेक सेंस? अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब 18 घंटे वो बेवड़ा रहता है, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड 6 घंटा,
तो वो 6 घंटे के दौरान अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। इसी का ओपोजिट हम एग्जांपल लेते हैं। एक ऐसा इंसान है जो 18 घंटे नॉर्मल रहता है पर 6 घंटे बेवड़ा रहता है। तो जब वो बेवड़े वाली हालत में रहता है तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और वो 18 घंटे जब वो ठीक ठाक रहता है तब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। तो ऑपोजिट हो गया अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड। तो मैंने आपको क्या बताया, 18 घंटे वो ठीक ठाक रहता है बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। तो वो जो 6 घंटा जब वो बेवड़े वाली हालत में रहता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, 6 घंटा 18 घंटा ये सारा चीज, या साउंड माइंड, द स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, वो किस स्टेट में है, बेवड़े वाली हालत में है तो बॉस वो कहीं पर भी हो, वो 1 घंटे के लिए भी अगर बेवड़ा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और वो 23 घंटे के लिए बेवड़ा रहता है आप तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इज दिस इज दिस क्लियर? कई बार ये कमेंट में आ जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आपको कमेंट में वो पूछ लेगा। फिर पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड, तो डिस्क्वालिफाइड में आप देखो कुछ लोगों को बोला गया है फॉरेन सॉवेरेंस एम्बेसडर्स, राइट, जो कॉन्सुलेट और में बैठते हैं उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द एलियन एनिमी। एलियन एनिमी का क्या मतलब होता है, मार्स अटैक की बात नहीं कर रहा, एलियन का मतलब होता है फॉरेन टेरिटरी का, और एनिमी वो जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है। आप बताओ, इज दिस क्लियर? कॉर्पोरेशंस, कॉन्वेक्ट एंड देन इंसॉल्वेंट्स, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, आपके साथ एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कैन आई एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अ एलियन फ्रेंड? कैन आई एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद एलियन फ्रेंड? एग्जाम क्वेश्चन है ये, मेजॉरिटी लोगों ने इसको गलत मार्क किया था। आंसर इज यस, क्योंकि एलियन का क्या मतलब है, फॉरेन, और फॉरेन टेरिटरी का इंसान, फॉरेन टेरिटरी का इंसान, ठीक है, एक फॉरेनर, जिस कंट्री को वो बिलोंग करता है उस कंट्री के साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, तो क्या आप ऐसे कंट्री के इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? आंसर इज यस। ओके, ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपको मेरे टेस्ट में भी पक्का ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, और एग्जाम में तो डेफिनेटली आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है। फिर देखिए यहाँ पे आ जाता है फ्री कंसेंट वाला टॉपिक। अब देखो फ्री कंसेंट वाले टॉपिक को समझने के लिए अब इट गोज समथिंग लाइक दिस। सेक्शन नंबर 13 आपको बोलता है व्हाट इज फ्री कंसेंट। सेक्शन नंबर 14 आपको बोलता है व्हाट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। ओके, फिर आपके पास आता है सेक्शन 15। बेसिकली सेक्शन 14 बोलता है व्हाट इज नॉट अ फ्री कंसेंट, बोला CUFM अगर हो जाए तो वो फ्री कंसेंट नहीं होगा। तो 15 इज C, 16 is U, 17 is F and 18 is M, CUFM। क्या ये क्लियर हुआ आपको? राइट, सो कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, तो ये चार अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड, वॉइडेबल, वॉइड नहीं वॉइडेबल। वॉइडेबल इज अवॉइडेबल, ठीक है, आप अवॉइड कर सकते हो, बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक की वजह से हुआ तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड। और ये पांचों सिचुएशंस में आपका कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट जो होता है वो फ्री नहीं होता। तो सर क्या 19 मिस्टेक है? आंसर इज नो। सेक्शन 19 ये बोलता है कि CUFM की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइडेबल। उसके बाद है सेक्शन 20, सेक्शन 21 एंड सेक्शन 22। ये तीन सेक्शन है किसके लिए, फॉर मिस्टेक। ओके, अब फ्री कंसेंट का क्या मतलब है? फ्री कंसेंट का ये मतलब होता है मीटिंग ऑफ द माइंड इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। अगर मैं बोल रहा हूं मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं, तो आप भी वही समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूं, दैट इज आप मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो और मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं। अब विद रिस्पेक्ट टू द कार, आइडेंटिटी ऑफ द कार, इफ देर इज एनी कंफ्यूजन देन इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी BMW आपको बेच रहा हूं, आप समझ रहे हो कि आप मेरे लेट्स से ऑस्टन मार्टिन को परचेज कर रहे हो,
ठीक है, तो यहाँ पर आपका फ्री कंसेंट नहीं रहेगा, देयर इज अ मिस्टेक। ओके, अगर कोercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया तो भी यहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं रहेगा। नाउ इस टॉपिक को मैं आज शुरू नहीं करूंगा बिकॉज देयर विल बी सम गैप from today and the next lecture, so I'm not going to start with free consent as of now. So I'll wrap up the session today and हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से फिर शुरू करेंगे सेक्शन 13, 14, 15 इसको पूरा, और इम्पॉर्टेंट होगा ये वाला जो पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको आप प्लीज़ रिवाइज करो एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।